अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी की खबर से मुताल्लिक आज तौहीन अदालत केस की समाअत हुई और दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई। आज इस समाअत में हैरान कुन तफसीलात और दावे सामने आए हैं। सिर्फ यही नहीं, अदालत ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम को असल बयान हल्फी जमा कराने के लिए 4 दिन की मोहलत दे दी है और वाज़ेह कर दिया है कि अगर 7 दिसंबर को यानी अगली समाअत तक असल बयान हल्फी अदालत में पेश नहीं किया गया तो ये बयान हल्फी का वजूद ही ना होने के गुमान को जन्म देगा। और अदालत ने हुकूमती नुमाइंदों को इस मामले पर मदद करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। आज की अदालती समाअत में गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम खुद ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए। साथ ही रोजनामा द न्यूज़ के एडिटर इन चीफ, एडिटर और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी समेत अटॉर्नी जनरल भी अदालत में पेश हुए। और समाअत के आगाज़ पर अदालती हिदायत पर गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम रोस्ट्रम पर आए तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि क्या आपने शो कॉज नोटिस का जवाब दिया है, जिस पर राना शमीम ने कहा कि मेरे खानदान में हादसा हुआ है, समाअत 12 तारीख के बाद मुकर्रर कर लें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आपने 3 साल बाद एक बयान हल्फी दे दिया है, अखबार ने आपका बयान हल्फी अवाम तक पहुंचा दिया है। राना शमीम ने जवाब दिया कि बयान हल्फी शाया होने के बाद मुझसे रब्ता किया गया तो मैंने कन्फर्म कर दिया। बयान हल्फी सील्ड था और बरतानिया के एक लॉकर में है, मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह से लीक हो गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आपने वो बयान हल्फी इन्हें नहीं दिया। राना शमीम ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने बयान हल्फी इशाअत के लिए नहीं दिया। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आपने लंदन में बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया। अदालत आपको 5 दिन दे रही है, अपना जवाब जमा कराएं। आप बताएं कि 3 साल बाद ये बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया गया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि साबिक चीफ जज से असल बयान हल्फी अदालत में पेश करवाया जाए, शायद उनके बेटे ने बयान हल्फी लीक कर दिया हो। राना शमीम ने कहा कि मेरा एक ही बेटा है और वो यहीं पाकिस्तान में होता है, मैंने अभी तक बयान हल्फी देखा ही नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आप अपना असल बयान हल्फी अदालत में जमा कराएं। राना शमीम ने जवाब दिया कि इसके लिए आप मुझे वक्त दें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये 10 साल पुराना कागज़ नहीं है, 10 नवंबर का कागज़ है। इस केस में आर्टिकल 19 और 19A का मामला है, मीडिया का किरदार तो दूसरे नंबर पर है, असल जिम्मेदारी राना शमीम पर आती है। इस्तदा है कि अदालत राना शमीम से असली हल्फनामा मंगवाए, जिस पर राना शमीम ने जवाब दिया कि अभी कुछ नहीं देखा, मैं गाँव में था, अखबार में बयान हल्फी का पढ़ा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये बात रिकॉर्ड पर लाएं कि इन्हें नहीं मालूम कि बयान हल्फी में क्या है। ये 10 साल पुरानी दस्तावेज नहीं है, इनको 10 नवंबर का याद नहीं है। बयान हल्फी उन्होंने नहीं लिखा तो किसने लिखा? अब राना शमीम कह रहे हैं कि उनको बयान हल्फी का मालूम ही नहीं है, जिस पर अदालत ने राना शमीम को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि राना शमीम शो कॉज नोटिस का तहरीरी जवाब भी जमा कराएं। साथ ही अदालत ने पूछा कि क्या चीफ एडिटर और सहाफ़ी ने अपना जवाब जमा करा दिया है, जिस पर फरीक़ैन ने बताया कि उन्होंने जवाब जमा करा दिया है, जिसके बाद अदालत ने उन्हें अपने जवाब अदालती मुआवनीन को भी मुहैया करने की हिदायत कर दी और केस की मज़ीद समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के बाद गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज को सहाफ़ियों के सवालात का सामना करना पड़ा, जिनका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स प्लीज, नो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आप ये नहीं, वहाँ पर आप तनख्वाह ले रहे हैं, वहाँ पर ये कहा जा रहा है ये तो नहीं ना करें ना, मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। आपने बयान हल्फी दिया है सर, आपने पूरी तमाम जजेस को क्वेश्चन कर दिया है, आपने आपकी स्टेटमेंट ने तमाम जजेस को क्वेश्चन कर दिया है, तो आप क्या कुछ बोलेंगे? आपने आज जो बयान हल्फी के हवाले से कहा, सर आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और 3 साल से आप यूनिवर्सिटी नहीं गए, इस पर क्या जवाब देंगे? कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? आप तनख्वाह ले रहे हैं वहाँ से, 10 को आप बयान हल्फी देने चले गए, कोई खास जल्दी थी इसमें? और ये भी नहीं पता हल्फी बयान में क्या लिखा था। सर आप कंफ्यूज लग रहे हैं, क्या मसला क्या है इसकी बात पर? जवाब तो सर आपको देना पड़ेगा। सर ये कोर्ट है जिसको आपने क्वेश्चन किया है, ये कोर्ट है और ये आमिर फारूक साहब का चैम्बर है जिसको आपने क्वेश्चन किया है, इस पर आप क्यों नहीं 3 साल के बाद सर आप कैसे ये ज़हन में आ गया कि ये जो है सर आप समझते हैं आप अकेले रह गए हैं, नून लीग का कोई बंदा नहीं आया आज? मगर उनके बेटे अहमद असर राना ने कुछ देर पहले काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो असल बयान हल्फी की बात नहीं कर रहे थे उनके वालिद साहब अदालत में, बल्कि उस बयान हल्फी की बात कर रहे थे जो अखबारी रिपोर्ट में छपा है। साथ ही उन्होंने असल बयान हल्फी के मंतजात पढ़ के सुनाए जो अंसार अब्बासी साहब की खबर के बयान हल्फी वाले ही थे। ये बात हो रही थी कि आपने वो जो व्हाट्सएप वाला एफिडेविट चल रहा है उसको पढ़ा है, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने उसको नहीं पढ़ा व्हाट्सएप वाले की। मेरे वालिद साहब ने जो एफिडेविट
फाइल किया है उसके कंटेंट्स आप चाहें तो मैं पढ़ के बता सकता हूँ, उसमें जो लिखा है उससे ही स्टैंडिंग बाय इट। पढ़ के सुनाइएगा जरा एफिडेविट सर। I found the Chief Justice to be very disturbed and continuously talking on the phone to his registrar, directing him to go to the residence of Justice Mia Amir Farooq, judge of the Islamabad High Court, and request him to immediately call him, within bracket, the CJP. Third paragraph, that in case his call does not get through, then convey to him on his, within bracket, Mia Saqib Nisar, that on behalf that Mia Mohammad Nawaz Sharif and Maryam Nawaz must not be released on bail before the general election at any cost. मुझे लगता ही है कि जो आप पढ़ रहे हैं ये वही एफिडेविट है जो हमारे सामने या जो जी बिल्कुल वही वाला है, इसलिए मुझे इतनी मुश्किल हो रही है। ये व्हाट्सएप से मैंने भी पढ़ लिया तो इसके कंटेंट्स, बिल्कुल इसके कंटेंट्स को वी आर स्टैंडिंग बाय इट। अहम बात यह है कि आज राना शमीम साहब ने हैरानकुन तौर पर अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि खबर शाया होने के बाद उन्होंने अपने बयान हल्फी की तस्दीक की। जबकि दिलचस्प बात यह है कि यह खबर 15 नवंबर को रोज़नामा द न्यूज़ में शाया हुई थी और इस 15 नवंबर की खबर में सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने लिखा था कि उन्होंने 14 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस से रब्ता किया और इस बयान हल्फी की तस्दीक कराई। 15 नवंबर को शाया होने वाली अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक जब राना शमीम से इतवार के दिन यानी 14 नवंबर को रब्ता किया गया तो उन्होंने आगाज़ में ही अपने बयान हल्फी के मतन की तस्दीक कर दी जो उन्हें व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए पढ़कर सुनाया गया और बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें सही तरीके से आवाज़ नहीं आ रही, जिसके बाद जब उनसे दोबारा रब्ता किया गया तो उनका व्हाट्सएप बंद था और फिर जब उन्हें मुतादिद बार रेगुलर फ़ोन कॉल्स किए गए तो उन्होंने वो कॉल्स भी नहीं उठाई और फिर बाद में उनका फ़ोन भी बंद हो गया, जिसके कुछ घंटों के बाद गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने खुद एक और नंबर से मुझे यानी अंसार अब्बासी को एक मोबाइल पैगाम भेजा और बयान के मतन की तस्दीक की। यानी सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने जब खबर शाया की थी तो उन्होंने दावा किया था कि खबर की इशाअत से एक दिन पहले यानी 14 नवंबर को जज से इस हल्फनामे से मुताल्लिक बात हुई थी और उन्होंने उसकी तस्दीक भी की थी। अब राना शमीम साहब कह रहे हैं कि उनसे खबर की इशाअत के बाद रब्ता किया गया है। अहम बात यह है कि यह दावा पहली बार सामने आया है क्योंकि गुज़िश्ता 2 हफ्ते से राना शमीम साहब के साहबजादे मीडिया को मुतादिद इंटरव्यूज़ दे चुके हैं मगर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की और ना ही साबिक जज साहब ने इस हवाले से कोई तरदीद की थी। बहरहाल आज इस मामले पर हुकूमत ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तेलात फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राना शमीम कह रहे हैं कि बयान हल्फी सील्ड है और लॉकर में है, लग यूँ रहा है कि नवाज शरीफ ने उसे लीक किया है। इस मामले पर आज हमने राना शमीम साहब को प्रोग्राम में आने की फिर दावत दी मगर उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। हमारे साथ मौजूद हैं इस बयान हल्फी को रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी जिन्हें इस वक्त अदालती कार्रवाई का भी सामना है। रोज़नामा द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार भाई साहब बहुत शुक्रिया। अंसार भाई साहब ये क्या मामला है, आपने खबर में रिपोर्ट किया, किस तरीके से आपकी बात हुई थी, आप खुद अदालत में मौजूद थे, आप क्या खुद भी हैरान हुए हैं कि राना साहब कह रहे हैं कि उनसे तो खबर के छपने के बाद रब्ता किया गया और उसके बाद पूछा गया कि हल्फनामा दुरुस्त है या नहीं? देखें डेफिनेटली हैरानगी तो हुई मुझे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है वो भूल गए हों। ज़ाहिर है देखें उम्र का भी तकाजा होता है या वैसे भी इंसान भूल सकता है और हो सकता है कि शायद उन्होंने बाकी मीडिया की बात की हो बिकॉज़ बहुत से मीडिया चैनल्स हैं इंक्लूडिंग जियो, उन्होंने तो डायरेक्ट शमीम साहब से बात करके दूसरे दिन जिस दिन ये खबर छपी उस दिन उसको उन्होंने कंफर्म किया और फिर ये कंफर्मेशन की खबरें मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर चली भी। सो ये हैरानी मुझे ज़रूर थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज़ाहिर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसलिए ज़रूर थी कि एक जिस तरह नया एक ट्विस्ट आ गया इसमें और इस ट्विस्ट की वजह से जो हमसे मोहब्बत करने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले, हमारे चैनल से मोहब्बत करने वाले कुछ चैनल्स हैं, कुछ हमारे दोस्त एंकर्स हैं, तो उनको एक अच्छा मौका मिल गया कि चलें उनके लिए अच्छी खबरें बन गई, चटपटी खबरें बन गई। लेकिन लेट मी अश्योर यू कि ये अल्लाह के करम से जो जिस तरह आपने देखें हवाला दिया ना कि मेरी खबर का जो 5वां पैराग्राफ था जो मैंने न्यूज़ में लिखा उसमें बड़ा क्लियरली टोटल रिफ्लेक्शन दिया कि मेरा कांटेक्ट किस तरह से हो रहा था, क्या हुआ उनके साथ, क्या मुश्किलात थी। इसके अलावा जब आपने देखें जो लास्ट में जो जुमला पढ़ा ना कि जब उन्होंने मुझे फिर दूसरे नंबर के ऊपर एक दूसरे नंबर के ऊपर मुझे SMS किया, तो सिर्फ मैं वो पढ़ देता हूँ SMS क्या उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि सलाम, ड्यू टू सडन डेथ ऑफ माई यंगर ब्रदर I am in my native village where is a net problems and sometimes phone doesn't work. As inquired by you, I confirm the contents of statement. और जैसे आपने पढ़ा ना, देखें मैंने उनको जो एफिडेविट था
उसका एफिडेविट पढ़ के सुनाया कि ये आपने एफिडेविट दिया जब मेरी व्हाट्सएप की कॉल उनके साथ हुई। तो एनी आओ ज़ाहिर है ये अब चीज़ें हैं डिफरेंट किस्म की, मेरे ख्याल उनके ऊपर प्रेशर भी होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन जो एक यहाँ पे ओथ कमिश्नर आपको पता है कि जगह जगह आपको मिल जाएंगे, आप बहुत सी चीज़ें अपनी स्टेटमेंट दे के आप मुकर भी सकते हैं, लेकिन लंदन में मेरा ख्याल है कि अगर ओथ कमिश्नर से सामने आप जाके बात करते हैं तो कोई इतना आसान होता नहीं कि आप ये कहें जी कि मैंने तो जो बात की मैंने ऐसी बात ही कुछ नहीं की। और फिर मुर्तज़ा अली शाह ने, आपको याद होगा कि 15 को मेरी खबर छपी, 16 को न्यूज़ और जंग में उसकी मेरा फ्रंट पेज के ऊपर खबर थी कि उसी नोटरी जो कमिश्नर थे, ओथ कमिश्नर, उन्होंने कन्फर्म किया यही कि उन्होंने आके एफिडेविट दिया ये वाली बात। तो इस तरह की ज़ाहिर है, लेकिन एनी आओ इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। और मैं सिर्फ हैरान नहीं हुआ बल्कि जज साहब भी हैरान हुए और भी लोग हैरान हुए, और वो ये कह रहे थे कि मैंने पढ़ा कुछ नहीं। उन्होंने देखें कुछ लोग ट्विस्ट कर रहे हैं कि जी उन्होंने एज इफ ऐसी बात की कि जैसे कोई एफिडेविट ये कोई और है वो कुछ और है। उन्होंने ये कहा कि लॉक एंड की में मेरे पोते के पास है वहाँ पे एफिडेविट, लेकिन ये बात जो उन्होंने की कि मैंने पढ़ा ही नहीं, मतलब ख़बरें पढ़ी ही नहीं, जो कि ज़ाहिर है मेरे लिए ताज्जुब की बात है। और एंड आई सीरियसली डाउट कि कैसे हो सकता है कि उन्हीं के मतलब इतना कुछ लिखा जा रहा हो, बोला जा रहा हो और उन्होंने ख़बर नहीं पढ़ी। लेकिन नहीं आओ उनकी ये स्टेटमेंट थी एंड वी हैव टू ट्रस्ट हिम। और अंसर साहब, अगर हुकूमत का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आज वफाकी वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि ये सील्ड है और बरतानिया में है, तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब ने ये लीक किया है जिसके बाद ये पब्लिश हुआ है। तो आपकी सोर्स क्या नवाज शरीफ साहब हैं? देखें आपसे वैसे मैं शाहजेब से आई डोंट एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू, इवन इनडायरेक्ट है। जो मैटर करता है देखें हमारे लिए फॉर बीइंग ए जर्नलिस्ट कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है आपने ऑथेंटिक, आपने ये इंश्योर करना है, क्रॉस चेक करना है कि इन्फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं। अगर वो इन्फॉर्मेशन ठीक है और जिसके लिए मैंने आपको बताया कि मैंने ये चीज़ें की, तो उसके बाद बस हमारा काम है स्टोरी देना। अब ये कि कहाँ से आई, किसकी तरफ से आई, ये तो बिल्कुल और ठीक है, हुकूमत का एक काम है, उनकी भी ज़ाहिर है अपनी, और ये अच्छी बात है हुकूमत भी इसको डिस्कस कर रही है किसी और तरीके से, PMLN वाले भी डिस्कस कर रहे हैं किसी और तरीके से। तो इसका वैसे इट हार्डली मैटर्स फॉर मी बिकॉज आई एम मोर इंटरेस्टेड। और बीइंग अ जर्नलिस्ट कोई भी हो, देखें हमें इंटरेस्ट ये होता है कि हमारे पास जो ख़बर आई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आई है, किसी दूसरे के पास नहीं गई, तो उस खबर को क्या हमने क्रॉस चेक किया, ऑथेंटिकेट किया, अगर ऑथेंटिकेटेड है तो वो ठीक है। हालांकि हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, हम अदालत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अदालत में भी, चूँकि अदालत किसी भी चीज़ के ऊपर आपको मतलब है कि वो नोटिस दे सकती है, जैसे इस केस में दिया। इंशाअल्लाह ताला अगर ये स्टेज आई तो हम अदालत को भी 200% हम मुतमईन करेंगे। और अगर आपके पास बतौर कोई कानून की खिलाफ वर्जी, बतौर साथी कानून की खिलाफ वर्जी हुई, अगर मैंने कोई जुर्म किया तो मैं ये भी आपको बता दूं कि मैं सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। किसी किस्म का एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे साथ ये कि जी हम कोई आसमान से उतरे हुए हम कोई लोग हैं और हमारे पे कुछ नहीं हो सकता। सो जो चीज़ है फेयरली करे, हम पूरा एतमाद है। हालांकि मैं नहीं समझता था कि कंटेम्प्ट हमारे यहाँ होनी चाहिए, लेकिन कंटेम्प्ट हुई। एंड लेट मी अश्योर यू, जो हमने लिख के दिया कि हम ट्रस्ट करते हैं इस अदालत के ऊपर, तो ये सिर्फ लिखी हुई बात नहीं थी, ये ज़ुबान से निकली हुई बात नहीं थी, ये मेरे दिल की, और जो हमारे जिस तरह हम तीनों ने जवाब दिया, कम से कम हमारे दिल की बात थी कि हमें पूरा ट्रस्ट है, जो मर्जी वो करे अदालत। अच्छा, फिर बतौर सहाफ़ी आपसे, आपकी कोई, आप किसी को भी अपनी सोर्स बताने के पाबंद नहीं है, और अदालतें भी इस बात को, सहाफ़ी की इस बात को रिस्पेक्ट करती हैं, मगर क्योंकि अदालत ने बहुत संजीदा लिया इस मामले को, तो दो चीज़ों पर कम से कम आपको कॉन्फिडेंस है, वो आपको साबित करनी पड़ेंगी कि जो आपने बयान हल्फी रिपोर्ट किया है, असल में बयान हल्फी वही है, उसके मंदरजात वही हैं। दूसरा, अगर राना शमीम साहब से आपने वाकई रिपोर्ट से पहले ही रब्ता किया था, राना शमीम साहब कह रहे हैं नहीं मैंने तो बाद में हुआ था, ये बात भी, ये दोनों चीज़ों को आप अदालत के सामने साबित कर देंगे कि जी आपने पूरी तरीके से इस बात को वेरीफाई भी किया था और जो आपकी रिपोर्ट के मंदरजात हैं वो असल में वही हैं। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ऐसा ही होगा। और जो देखें, मैं तो कहता हूँ कि बहुत सी चीज़ें इंसान के तो बस में नहीं होती, अल्लाह ताला का करम होता है। और आजकल की दुनिया में जो हम आजकल की जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिकली, ज़ाहिर है डिजिटल तरीके से आप लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं। सो अगर मैंने व्हाट्सएप की कॉल्स की, अपने टेलीफोन से कॉल की, तो वो रिकॉर्ड सारा मौजूद है यहाँ पे। और अगर जो मैसेजेस मैंने व्हाट्सएप से उनको किए, अगर उनका कोई जवाब आया वो भी मौजूद है। फिर उन्होंने अगर मुझे व्हाट्सएप में अपने
व्हाट्सएप के मैसेज में कहा कि मेरा SMS आप देख लें। व्हाट्सएप में उनको मैसेज नहीं, दूसरे नंबर पे। और फिर वहाँ पे मैंने कहा कि ये नंबर आपका अपना है, ये क्या इस्तेमाल करते हैं? तो वो कहते हैं कि जब मेरे यहाँ पे मुझे कनेक्शंस का कोई मसला होता है, यही वाले ये बात जो कि टेलीफोन कनेक्शंस का, तो इस टेलीफोन नंबर तक मेरी एक्सेस होती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह उसका किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये जो दूसरे नंबर के दूसरे नंबर के बारे में उन्होंने आपको अपने उस व्हाट्सएप वाले नंबर से ही बताया कि दूसरा नंबर भी मेरा ही है जिससे मैं मैसेज कर रहा हूं। व्हाट्सएप पे उन्होंने कहा, व्हाट्सएप पे मुझे उन्होंने कहा, बेसिकली जब देखें व्हाट्सएप के ऊपर बातचीत नहीं हो रही थी और वो मैंने जैसे कहा कि वो व्हाट्सएप ऑफ ही मिल रहा था, तो मैंने एक वॉइस मैसेज भेजा उनको और मैंने वॉइस मैसेज भेजा कि आपने कंफर्मेशन कर दी और मैं कुछ और पूछना चाह रहा था और बेसिकली मैं उनसे डिटेल में बात करना चाह रहा था। वही वाली बात कि जी लंदन में आपने जाके क्यों कराया और जो डिफरेंट क्वेश्चन किसी भी जर्नलिस्ट के दिमाग में हो सकते हैं, तो मैं एक्चुअली वो डिटेल्स उनसे पूछना चाह रहा था, तो उसके ऊपर जवाब नहीं आ रहा था। 3-4 घंटे के बाद मुझे एक वहाँ पे उनका मैसेज व्हाट्सएप पे आया कि प्लीज़ चेक माय SMS। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा SMS आप चेक कर लें। तो मैं फिर जब दूसरी तरफ गया अपने SMS चेक किए तो वहाँ पे उस नंबर के ऊपर उन्होंने वो मुझे जवाब दिया। फिर मैंने उनके भाई के कंडोलेंस की और फिर मैंने वही नंबर नोट करके तो अपने व्हाट्सएप पे लिखा। मैंने कहा इस नंबर से आपका व्हाट्सएप मुझे SMS का जो मैसेज मिला है आपके इस नंबर से मुझे मिला है। बहुत शुक्रिया अंसार भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है, नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम लगा रही है। बतौर सहाफ़ी आपने अंसार भाई साहब का मौक़िफ़ सुना। नून लीग इस सारे के सारे मामले को डील कैसे करेगी अगर राना शमीम साहब अपने बयान पर ही कायम नहीं रहते हैं या फिर मामला आगे बढ़ता है। हमारे साथ हसन इकबाल साहब मौजूद हैं। हसन इकबाल साहब, ये राना शमीम साहब का जो मामला है, ये हम पहले भी कह रहे थे कि गले तो नहीं पड़ जाएगा आप लोगों के। अब तो हुकूमत कह रही है कि सारा का सारा मामला लीक ही नवाज शरीफ साहब ने किया है। राना शमीम साहब अदालत के सामने कह उन्होंने एफिडेविट पढ़ा नहीं पढ़ा, ये सारा मामला बाद में ये ना हो कि आप लोगों का किया धरा था, राना शमीम साहब प्रेशर में आके बता भी दें सारी की सारी सच बातें और आपको उल्टा पड़ जाए। नहीं, देखिए शाहजेब साहब, जो नवाज शरीफ साहब के केसों का मामला है वो कोई राना शमीम साहब के बयान हल्फी पे डिपेंड नहीं करता या उस ऑडियो टेप पे डिपेंड नहीं करता कि जो एक सहाफ़ी ने साकिब निसार साहब के हवाले से किए। इसका एक तसलसल है। आप देखिए शौकत सिद्दीकी साहब तो ऐसे कोई गैर जिम्मेदार शख्सियत नहीं है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सीनियर जज थे। इसके बाद जो अरशद मलिक जज थे वो तो ट्रायल जज थे जो नवाज शरीफ साहब के मुकदमात की समाअत कर रहे थे। उन्होंने खुद अपने वीडियो टेप के ऊपर जिसे FIA ने तस्दीक की, उसका फॉरेंसिक ऑडिट किया, वो जेन्युइन टेप थी, उसके ऊपर ये बात आई। फिर इसके बाद शाहजेब जो उससे इम्पोर्टेंट बात है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो इतना कंपेलिंग है कि आप दुनिया की किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ये चीज़ ले जाएं तो लोग हैरान होंगे कि नवाज शरीफ साहब के साथ किस तरह का इंसाफ हुआ है। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि जब ये GIT बनी, किस तरह व्हाट्सएप के जरिए SCCP और मगर मसला ये है कि जो व्हाट्सएप कॉल का मामला है कैसे लगाया गया, जो व्हाट्सएप कॉल का मामला है उसकी सुप्रीम कोर्ट ने ओनरशिप ले ली है। फिर जो दूसरे मामलात हैं उसमें शौकत अली सिद्दीकी साहब के अलावा हुकूमत हर चीज़ का इल्ज़ाम आप पर लगाती है, चाहे वो साकिब निसार साहब की लीक्ड ऑडियो हो, इनका एफिडेविट हो राना शमीम साहब का, या फिर अरशद मलिक की वीडियो हो, उन सब का इल्ज़ाम आप पे लगा देती है शौकत अली सिद्दीकी साहब के मामले के अलावा। उनको शौकत अली सिद्दीकी साहब को तो मरियम ने बना लिया अपने केस का हिस्सा, बाकियों को कल अदालत ने भी कहा जब सिंध हाई कोर्ट बाहर गया कि जी मुतासरा पार्टी क्यों नहीं आती इसको लेकर मामले को। शाहजेब, क्या इस बात की जिम्मेदारी भी हमारे जिम्मे लगेगी कि जब नवाज शरीफ साहब के ट्रायल जज ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मुझे मजीद वक्त दिया जाए, तो उन्हें पाबंद किया गया कि 25 जुलाई जो इलेक्शन डेट थी उससे पहले ही वो नवाज शरीफ साहब का फैसला सुनाए। मुझे ये बताइए कि किस कानून के तहत इस बात की पाबंदी थी कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब का फैसला आना चाहिए। देखिए ये सारा जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जिसमें कि मॉनिटरिंग जज की तकर्री, जो आज तक मैंने अपनी होश में नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस के अंदर मॉनिटरिंग जज इस तरह का लगाया हो या तैनाती की हो, तो ये सब बातें इतना मजबूत केस बनाती हैं कि फिर इकामा के अंदर जो सजा दी गई, असल केस तो पनामा का था, उसमें जो 400 लोग हैं, ये पूरा 400 में से आप मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि वो जो 400 लोग थे उनमें से 3.25 साल में कितने लोगों का ट्रायल हुआ? एक नवाज शरीफ साहब का चुना गया, इसके बावजूद कि उनका नाम भी नहीं था पनामा के अंदर, और उनको अकामे के अंदर नायल कर दिया गया।
तो ये बातें ऐसी हैं कि जो हिस्ट्री के अंदर मगर ऐसे मतलब इसके लिए आपने हिस्ट्री में अपने आप को ठीक करना है या इस वक्त अमली तौर पर ठीक करके नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का इलेक्शन का आपने रास्ता हमवार करना है? आपकी स्ट्रेटजी एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि कल अदालत ने जब सिंध हाईकोर्ट बार गई है, सवाल उठाया कल जैसे तरमीन अल्लाह ने कि जो मुतासरीन है वो क्यों नहीं आते पूरा का पूरा मामला लेकर। अब पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध हाईकोर्ट बार, वो अदालत से अपील कर रहे हैं, आप लोग भी अदालत से कह रहे हैं सूमोटो ले ले, सूमोटो नहीं हो रहा है, हुकूमत कह रही है हमने नहीं इन्वेस्टिगेट करना। आपने तारीख में नाम ठीक कराना है या फौरी तौर पर रास्ता हमवार करना है सियासत का? तो उसके लिए आपको अदालत ही जाना पड़ेगा ना। शाहजेब, हमने दोनों काम करने हैं। हमने तारीख में भी इस चीज को उजागर करने के साथ अपना नाम दुरुस्त करना है और साथ ही साथ लीगली इंसाफ भी हासिल करना है, ताकि ये जो सजाएं दी गई हैं एक कॉन्स्पिरेसी के तहत या एक गैर इंसाफ के तरीके के मुताबिक, इनको भी ख़त्म किया जाए। और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का एक लेजिटिमेट रोल है, अगर पाकिस्तान के अवाम उनके पजीराई करते हैं या मुस्लिम लीग नून उन्हें उनकी क़यादत में एक पजीराई हासिल करती है, तो ये एक लेजिटिमेट उनका राइट है कि वो पॉलिटिक्स कर सकें। इसको गैर जमहूरी तरीकों से लोगों को सियासत से बाहर करने का तरीका दुरुस्त नहीं। आप देखिए अयूब खान साहब ने कितने सियासतदान बाहर किए, लेकिन वो सारे सियासतदान वापस आ गए, अयूब खान साहब चले गए। ज़ियाउल हक साहब ने कितनों को नाअहल किया, वो वापस आ गए, ज़ियाउल हक साहब चले गए। मुशर्रफ साहब ने नैब से कितनों को बाहर निकाला, मुशर्रफ साहब चले गए, वो सारे वापस आ गए। अब ये सिलसिला इस तरह का खत्म होना चाहिए कि हम लीगल सिस्टम को सियासत के अंदर लोगों को अंदर या बाहर करने के लिए किसी और वजह से सिवाय इंसाफ और कानून के इस्तेमाल करें। मगर साहब आखिर में अब हुकूमत जो आज बातें की हैं राना शमीम साहब ने, उस पर हुकूमत ने ड्राइव किया है कि ये मामला सारा का सारा, पहले तो वो कह रहे थे आपने ऑर्गेनाइज किया, लंदन आए, नोटराइज कराया, वो कह रहे लीक भी नवाज शरीफ साहब ने किया है। तो है नवाज शरीफ साहब पीछे? आपको अभी तक कुछ पता चला है पार्टी के अंदर या नहीं पता चला है? नहीं, अब देखिए ना, ये तो हमने मुस्लिम लीग नून के ने तो कोई बाकायदा चीजें लीक नहीं की, आई हैं। अब राना शमीम साहब भी यही हैं, अगली समात के अंदर उन्होंने ओरिजिनल जो एफिडेविट है वो भी पेश करना है। मेरा ख्याल है इंतजार करना चाहिए कि वो जो सील्ड एनवेलप है या जो बंद है उसमें क्या तहरीर है वो आई जाएगी मंजर आम पे, फिर उस पर कोई तबसरा किया जा सकता है, लेकिन हमें किसी किस्म का भी कयास नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि मुमकिना तौर पर इलेक्शन कमीशन की फंडिंग बंद की जा सकती है अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं इस्तेमाल की। क्या होने जा रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत मुसलसल इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ा रही है। हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन कमीशन हर हाल में आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराए, मगर इलेक्शन कमीशन इस हवाले से अब तक तैयार नहीं है। अब हुकूमत ने इशारा दे दिया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग नहीं कराई तो उसकी फंडिंग रोक सकते हैं। यानी एक बार फिर से हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए हैं और सवाल उठ रहा है कि हुकूमत कैसे एक आईनी इदारे की फंडिंग रोक सकती है। आज काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि कानून में तब्दीली के बाद लाजमी है कि इलेक्शन कमीशन तमाम ज़िमनी इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराए। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता तो हुकूमत उसे फंड नहीं कर सकेगी। ईवीएम के ऊपर एक अहम जो फैसला जो आज काबीना की तरफ से डिस्कस हुआ है वो ये है कि जो कानून में तब्दीली है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये ईवीएम के ऊपर कराने लाजमी है। और अगर इलेक्शन ईवीएम के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ ईवीएम के ऊपर इंतखाबात को मानता है। सवाल से मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सवाल भी पूछा गया कि क्या हुकूमत फंड्स के नाम पर आईनी इदारे को ब्लैकमेल कर रही है, तो सुनी फवाद चौधरी ने क्या जवाब दिया। ये कहा कि अगले तमाम इलेक्शन ईवीएम के जरिए होंगे, तो इससे क्या ये जाहिर नहीं हो रहा कि एक आईनी इदारे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानब से कि हम तब तक आपको फंड्स नहीं देंगे जब तक आप जो कानून मंजूर हुए आज उस पर सारा कंसेंसस नहीं है। इससे पहले जो भी इंतखाबी कवानीन मंजूर हुए वो कंसेंसस के साथ हुए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसका मोटो ये था कि हम इदारों को मजबूत करेंगे, वो इदारों को फंड्स के नाम पे आईनी इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं? आप पार्लियामेंट को ब्लैकमेलर कह रहे हैं? कानून तो पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट को ब्लैकमेल नहीं आप कह सकते, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है। आप तमाम इदारों का एहतराम करें। फवाद चौधरी के बयान पर हमने इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान से मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया तो उन्होंने इस हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, मगर इलेक्शन कमीशन ये इशारा दे चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग कराना मुश्किल होगा। द न्यूज़ में शाया होने वाली एडिट इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आला सतह की 3 कमेटियां तश्कील दे दी हैं
जिनका काम इस बात का जायजा लेना है कि आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। लेकिन अगर ये नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल जरूर लगता है। इलेक्शन कमीशन के जराए ने द न्यूज़ को बताया कि कमीशन पूरी कोशिश कर रहा है कि नए निज़ाम के तहत काम करे, लेकिन जल्दबाजी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर मुंतकिल होना शायद मुमकिन ना हो। इलेक्शन कमीशन के सीनियर जराए का कहना था कि दीगर ममालिक को शुरू करने में ही कई साल लग गए थे, लेकिन हमसे तवक्को की जा रही है कि पूरी तरह इस सिस्टम पर 2 साल में मुंतकिल हो जाएं। खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के जराए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने 2017 के ज़िमनी इलेक्शन में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था ताकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का तजुर्बा किया जा सके, और उसके बाद पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट भी पेश की थी, लेकिन बदकिस्मती से उस पर कभी बहस ही नहीं की गई। और अब अचानक ही इदारे से तवक्को की जा रही है कि आइंदा इंतखाबात के दौरान मुल्क भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाई जाए। पीटीआई हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही है कि नई कानून साजी के बाद न सिर्फ आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराए जाएं, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग का इंतजाम भी किया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब हुकूमत ने इशारा दे दिया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग नहीं कराई तो उसकी फंडिंग रोकी जा सकती है। इस हवाले से कानून क्या कहता है, हमारे साथ इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कमर दिलशाद मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया। सब वाज़ेह है, हुकूमत कह रही है कि जी पार्लियामेंट का काम था कानून साजी करना, कानून साजी कर दी है, उस पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो हम फंडिंग जारी नहीं कर सकते, इसलिए फंडिंग रोक दी जाएगी। पहली बात मैं ये अर्ज करूँ आपकी वसातत से कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आइन ने बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, उसके वो तमाम प्रोटोकॉल इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हासिल हैं। तो इसी तरह इसी आइन के आर्टिकल 222 में ये वाज़ह लिखा हुआ है कि ऐसा एक्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करे तो आप उस एक्ट को तस्लीम ना करें। और साथ ये भी इस आर्टिकल 222 में लिखा हुआ है कि ऐसा एक्ट सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट अगर पास कर देती है जो आइन के आर्टिकल से मुतसादम है और उसकी गैर जानबदारी पे हर्फ आ रहा हो, तो वो भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको तस्लीम करने का रवादार नहीं है। ये तो बड़े इख्तियारात आइन के आर्टिकल 222 ने दिए हैं। इसी तरह मैं अर्ज़ करूँ कि जहाँ तक फंडिंग का सवाल है तो फंडिंग तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 220 ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के तमाम इदारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ताबे हैं। अब अगर ये फ़ंड रोकते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने हकूक़ को इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 220 के तहत अपने फ़ंड हासिल कर लेगा वजारत ख़जाना से, कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा, रोकेगा तो कंटेम्प्ट लगा देंगे। तो ये सारे मामला ऐसे नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आईन ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया है। अगर कानून साजी हो गई और वो किसी अदालत से स्ट्राइक डाउन भी नहीं होती है और कानून मौजूद रहता है और फिर भी इलेक्शन कमीशन अगर कहता है हम नहीं कर सकते ये काम, तो भी उनकी फंडिंग नहीं रोकी जा सकती आईनी तौर पर? नहीं जनाब, आइन के आर्टिकल 220 के तहत कोई इदारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फ़ंड रोकने का मजाज नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वही इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, बल्कि उससे भी ज़्यादा हैं। आर्टिकल 220 के तहत उसमें तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के अंडर हैं। तो भाई ये तो हैरानगी की बात है, आप फ़ंड कैसे रोक सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के? ये तो बात जो है हमें तो समझ में नहीं आई। नामुनासिब भी बात है जब आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो ये तो बात नज़र नहीं आ रही कि आपको फ़ंड रोक देंगे। अगर अभी चंद महीनों में लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात होने तो अपनी वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फ़ंड रिलीज़ कर दिए हैं। तो इसी तरह पंजाब में इलेक्शन होने हैं तो उसके भी फ़ंड रिलीज़ हो जाएंगे। अगर किसी बना पर उन्हें फ़ंड रोक दिए तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात हैं कि आप आर्टिकल 220 के तहत अपना हुक्म फरमान जारी कर दें, वो कंटेम्प्ट लगा देंगे। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौमी असम्बली की सिंध हाई कोर्ट से ज़मानत मुस्तरद होने के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अली वज़ीर की ज़मानत मंजूर कर ली। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अली वज़ीर की दरख्वास्त पर समाअत की और दौरान समाअत अदालत का कहना था कि शरीक मुल्ज़िमान की ज़मानत हो चुकी, जिसे चैलेंज नहीं किया गया, तो अली वज़ीर को जेल में नहीं रखा जा सकता। अली वज़ीर को जेल में रखने का कोई जवाब नहीं बनता। दौरान समाअत बेंच की सरबराही करने वाले जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद का कहना था कि रियासत मुज़ाकरात करके लोगों को छोड़ रही है, हो सकता है कल अली वज़ीर के साथ भी मामला तय हो जाए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या अली वज़ीर के इल्ज़ामात पर पार्लियामान में बहस नहीं होनी चाहिए? अली वज़ीर ने शिकायत की थी, उसका गिला दूर करना चाहिए था। अपनों को सीने से लगाने के बजाय पराया क्यों बनाया जा रहा है? अली वज़ीर का एक भी इल्ज़ाम दुरुस्त निकला तो क्या होगा? शरीक मुल्ज़िमान के साथ रवैया देखकर गुड तालिबान बैड तालिबान वाला केस लगता है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध का कहना था कि अली वज़ीर पर इस तरह के और भी मुकदमात हैं। अली वज़ीर की किसी और मुकदमे में ज़मानत नहीं हुई। जस्टिस सरदार तारिक ने सवाल किया कि
कि अली वजीर पर दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता तो दहशतगर्दी की दफ़ा क्यों लगाई है। अली वजीर के वकील ने अदालत को बताया कि अली वजीर ने तकारीर में सिर्फ शिकायत की थी। अली वजीर की पश्तो तकरीर पर सिंधी पुलिस अफसर ने मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया, तो अली वजीर के वकील के एतराज़ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि रिकॉर्ड से वाज़ेह है कि मुकदमा तर्जुमा कराने के बाद दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज अली वजीर को नफरत अंगेज तकरीर करने के इल्ज़ाम में जमानत दे दी है, जबकि दीगर केसेस में जमानत मिलने तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। अली वजीर के खिलाफ 6 दिसंबर 2020 को कराची में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की रैली से खिताब के दौरान रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज ज़बान इस्तेमाल करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर पेशावर पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के चंद दिन बाद ही 16 दिसंबर 2020 को उन्हें पेशावर से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल कर दिया था और अली वजीर की दरख्वास्त से जमानत रवा साल पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुस्तरद की, जिसके फैसले के खिलाफ उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया और फिर सिंध हाई कोर्ट से रवा साल जून में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर अली वजीर ने सुप्रीम कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट का फैसला करदम करार देने की इस्तदा की थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम समात हुई आज, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत मिलिट्री लैंड के कमर्शियल इस्तेमाल पर मुसलसल सवालात उठा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इस मामले पर कंटोनमेंट हुकाम की सख्त सरजनिश हुई थी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सेक्रेटरी दिफा से बाकायदा जवाब तलब करके ये मामला सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद रजिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया था, जिस पर आज समात के दौरान एक बार फिर इंतहाई अहम अदालती रिमार्क सामने आए हैं। साथ ही सेक्रेटरी दिफा की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट को भी अदालत ने गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने आज फिर रिमार्क दिए कि ये सारी हुकूमत की ज़मीन है। क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? पूरे पाकिस्तान में कंटोनमेंट बोर्ड्स की इरादी पर यह सिलसिला जारी है। कारसाज में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके सर्विस रोड भी अंदर कर दी गई। पर्ल मार्की और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल अभी तक बरकरार हैं। काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराएं। कारसाज और राशिद मिन्हास रोड पर इश्तिहारात के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बना दी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कंटोनमेंट बोर्ड की जमीन दिफाई मकासद पूरा होने पर हुकूमत को वापस करना होती है। आला अफसरान को घर देना दिफाई मकासद में नहीं आता। फौज रियासत की जमीन पर कमर्शियल सरगर्मियां कैसे कर सकती है? रियासत की जमीन का इस्तेहसाल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मस्मार करवा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कंटोनमेंट की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दें। इसे छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे? चीफ जस्टिस ने अदालत में मौजूद अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके रिमार्क दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब, फौज को कानून कौन समझाएगा? वो जो चाहते हैं करते हैं। जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियां की जाती हैं वो गैर आईनी हैं। आज एक मौके पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि फैसल बेस पर स्कूल और शादी हॉल्स भी बने हुए हैं। कोई भी शादी का मेहमान बनकर रनवे पर भाग रहा होगा। कहा जा रहा है कि मसरूर और कोरंगी एयर बेसिस बंद किए जा रहे हैं। क्या वहां भी कमर्शियल सरगर्मियां शुरू करेंगे? कोयटा और लाहौर में भी दिफाई जमीन पर शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। समझ नहीं आ रहा कि वजारत दिफा कैसे इन सरगर्मियों को बरकरार रखेगी। इस दौरान जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क दिए कि फौज को मामूली कारोबार के लिए अपने बड़े मकासद पर समझौता नहीं करना चाहिए। इदारे को अपने तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कंटोनमेंट्स की तमाम जमीन असल हालत में बहाल करना होगी। इदारे के तमाम रूल्स और कवानीन का आइन के तहत जायजा लेंगे। इदारा मुल्क के दिफा के लिए है, ना कि कारोबार करने के लिए। समात के आखिर में चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से मुकालमा किया कि सेक्रेटरी साहब, आप तो खुद रिटायर्ड जर्नल है ना, आपको तो सब पता होगा कंटोनमेंट की जमीन दिफाई मकासद पूरा होने पर हुकूमत को वापस करना होती है। तो सेक्रेटरी दिफा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सर, अगर मुझे इजाज़त दें तो कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। स्ट्रेटेजिक मकासद के इस्तिलाह का दायरा कार वसी है। कमर्शियल सरगर्मियाँ भी स्ट्रेटेजिक डिफेंस के ज़मरे में आती हैं। अमन के वक्त रिफाही मकासद और फौज का मोरल बुलंद रखने के लिए सरगर्मियाँ होती हैं। सेक्रेटरी दिफा के जवाब पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सेक्रेटरी साहब, सब ठीक है, मगर वहाँ छावनी किधर है? वहाँ तो सब घर ही घर हैं। आपके ऑफिशियल्स ने ज़मीन खरीदी और बेच कर चले गए, फिर ये ज़मीन 10 हाथ आगे भी की। अब आप कैसे ये ज़मीन वापस लेंगे? जस्टिस काज़ी अमीन ने रिमार्क दिए कि हमें मालूम है कि कंटोनमेंट में बाजार का कानून है। आज समात के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप सेक्रेटरी दिफा से कहें कि जो रिपोर्ट जमा कराई है वो दुरुस्त नहीं है। रिपोर्ट में लिखा है कि बिल्डिंग्स गिरा दी हैं जबकि वहाँ बिल्डिंग्स खड़ी हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हम ये रिपोर्ट वापस ले लेते हैं। इस दौरान सेक्रेटरी दिफा ने चीफ जस्टिस से कहा कि सर, मैं खुद मौके पर जाकर तस्वीर बनाकर नई रिपोर्ट मुरत्तिब करूँगा। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर अदालत ने सेक्रेटरी दिफा की तरफ से आज जमा कराई गई रिपोर्ट वापस करने की इजाज़त दे दी और 4 हफ्ते में तफसीली पेशरफ रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म देते हुए समात मुलतवी कर दी। इससे पहले भी 2018 में और फिर 2019 में जैसे गुलजार अहमद और सुप्रीम कोर्ट इस तरह के अहकाम और रिमार्क दे चुके हैं और फिर अदालती अहकाम पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग बेंच की सरबराही भी कर चुके हैं। कराची में अस्करी 4 में सिनेमा गिराने और कंटोनमेंट लैंड पर मार्कीज, शादी हॉल्स, बड़े कन्वेंशन हॉल्स गिराने और कंटोनमेंट ज़मीन को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल न करने के अहकाम भी माजी में जारी किए जा चुके हैं और अब अदालत फिर अहकाम दे रही है। दूसरी जानिब अदालती अहकाम के तहत कराची में नस्ला टावर को गिराने का काम तेज़ी से जारी है। हैवी मशीनरी और 400 मजदूर इस अमल का हिस्सा बने हुए हैं। तमाम फ्लोर्स की दीवारें गिराने के बाद अब छतें तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। नस्ला टावर के इतराफ में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है, जिसके तहत पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात है। ये सब हो रहा है
मगर रस्ता टावर के साबिक मकीनों को अभी तक उनकी अपनी रकम वापस नहीं मिली है, जबकि बिल्डर्स भी अलग एहतजाज कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।